ఆపరేషన్ సింధూర్ పై కీలక కామెంట్స్ చేశారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ బెదిరింపులకు ప్రధాని మోదీ భయపడ్డారని విమర్శించారు. నరేందర్ సరెండర్ అనగానే బెదిరిపోయాడన్నారు. ట్రంప్ భయంతోనే పాకిస్తాన్ తో కాల్పుల విరమణ ప్రకటించారని ఎద్దేవా చేశారు. గతంలో పాక్ తో యుద్ధ సమయంలో ఇందిరాగాంధీ ఎవరికీ భయపడలేదని గుర్తు చేశారు. చైనా పాకిస్తాన్ కు భారత్ సత్తా ఏంటో ఇందిరాగాంధీ చూపించారని చెప్పారు. सरेंडर कावड़म बीजेपी आरएसएस नेतలకు అలవాటేనన్నారు రాహుల్ గాంధీ. सबसे पहले विचारधारा की लड़ाई चल रही है तो पहली लड़ाई संविधान की है. एक तरफ हम कांग्रेस पार्टी हमारी विचारधारा और दूसरी तरफ आरएसएस जो संविधान के खिलाफ खड़े हैं. दूसरी लड़ाई सामाजिक न्याय की. लोकसभा में मैंने देश से वायदा किया था कि कुछ भी हो जाए जाति जनगणना लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा. ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं. इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग. जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया. आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी. 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था. इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी. यह फर्क है. कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है. गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं. ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं. मोदी जी पहले कहते थे कोई जात नहीं है, फिर सिर्फ 4 जात हैं. चुनाव के समय वो ओबीसी बन जाते हैं. गडकरी जी ने कहा, मोहन भगवत ने बयान दिए, थोड़ा सा दबाव पड़ा, एकदम सरेंडर हो गए. मगर मैं इनको जानता हूं, ये करना नहीं चाहते हैं. ये दबाव में आकर बोल गए हैं, मगर ये करना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये इस देश में न्याय नहीं चाहते हैं. ये अंबानी अदानी वाला देश चाहते हैं, अरबपतियों वाला देश चाहते हैं, सामाजिक न्याय वाला देश नहीं चाहते हैं. मैं आपको तेलंगाना की बात करना चाहता हूं. 2 मॉडल हैं जाति जनगणना के. एक तेलंगाना का मॉडल और दूसरा बीजेपी का बिहार का मॉडल, और जो उनकी सोच का मॉडल है. बिहार में बंद कमरे में सवाल चुने गए. ब्यूरोक्रेट्स ने सवाल चुने, बिना किसी से पूछे, बिना जनता से बातचीत किए, बिना दलितों से पूछे, बिना पिछड़ों से पूछे, बिना अति पिछड़ों से पूछे, बिना जनरल कास्ट से पूछे, बिना माइनॉरिटी से पूछे, बंद कमरे में 3-4 सवाल लिखे, जाति जनगणना कर दिया. तेलंगाना में हमने लाखों लोगों से सवाल पूछा, दलितों के संगठनों से, आदिवासी के संगठनों से, उनके नेताओं से, और हमने उनसे पूछा कि देखिए हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, आप इस सर्वे में कौन से सवाल चाहते हो. 3.5 लाख लोगों ने हमारी प्रोसेस में एक साथ मिलकर सवाल निकाले. और उसके बाद बिहार में सेल्फ रिपोर्टिंग था. अगर आप बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं बोलना चाहते हो तो नहीं बोलो. तेलंगाना में हर व्यक्ति, हर परिवार के घर में सरकार के ऑफिसर्स गए और उन्होंने उनसे सवाल पूछे.
तेलंगाना का जो प्राइवेट स्ट्रक्चर है, प्राइवेट सेक्टर है, सीईओज, सीनियर मैनेजमेंट, कंपनी के मालिक, इन सब की लिस्ट में आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है। तेलंगाना में जो भी कॉन्ट्रैक्ट सरकार देती है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स 5% लोगों को मिलते हैं। उसमें ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है, ना कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है। यह सच्चाई है। हम कहते हैं हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। दलितों की आबादी 15%, पिछड़ों की आबादी कम से कम 55%, आदिवासियों की आबादी 9%, माइनॉरिटीज 15%, सब जोड़ लो 90% बनता है। इनकी भागीदारी नहीं है। और वही चुने हुए अमीर लोगों को सारा का सारा दिया जाता है। उसी लिस्ट में कॉर्पोरेट सेक्टर की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालो, उसमें आपको गरीब जनरल कास्ट का भी कोई नहीं मिलेगा। उबर ड्राइवर्स की लिस्ट निकालो, जो खाना डिलीवर करते हैं उनकी लिस्ट निकालो, और उसमें आपको पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी सब मिलेंगे। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक 90% का और दूसरा चुने हुए लोगों का 5-7% का। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सुपर पावर बनेंगे, ऐसे कोई सुपर पावर नहीं बनता है। जब तक हम हर हिंदुस्तानी की शक्ति का नहीं प्रयोग करेंगे तो ये देश सुपर पावर छोड़ो आगे नहीं जा सकता है। यह सच्चाई है। जो भी सपने देखने देख लो, कभी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान जब ही आगे बढ़ता है जब इस देश की पूरी शक्ति का प्रयोग होता है, जब सब लोगों को लगता है कि हमारी भी भागीदारी है, हमारा भी भविष्य है, हम भी आगे जा सकते हैं।